आप देख रहे हैं द रॉयल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5 का माइनर पेपर जिसका हिस्ट्री है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स लाइक सब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक हैं। तो इतना अगर पढ़ लीजिएगा आप लोग तो इसमें मतलब कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क्स लाइक वो सब आप कर सकते हैं, आराम से ईजिली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? तो इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा अबू इसाक सामी थे। चिश्ती सिलसिले का जो रियल संस्थापक था वो ख्वाजा अबू इसाक सामी था, लेकिन जब चिश्ती सिलसिला भारत में आया तो भारत में इसका जो प्रचार प्रसार है वो सबसे ज़्यादा किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसलिए भारत में चिश्ती सिलसिले का अगर संस्थापक पूछा जाए तो इसका रियल आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर के गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद को बोला जाता है कबीर के गुरु। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने क्या किया? पूरा किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया तो बोलना है इसमें कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। और अगर सिर्फ पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने किया तब इसमें होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 5, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। किस वंश का? गुलाम वंश का संस्थापक तथा भारत में तुर्क शासन का प्रथम शासक माना जाता है, क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे वो सभी क्या थे? तुर्क थे। तो तुर्क शासन का ये क्या है? प्रथम शासक। तुर्क शासन में ये प्रथम शासक कहलाते हैं। वह मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था यानी कि दास था, और सैन्य कमांडर यानी कि सेनापति था। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम भी था और सेनापति भी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो गुलाम भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था और भारत में तुर्क शासन का प्रथम शासक था। तो इसका शॉर्ट में अगर बोला जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और भारत में तुर्क शासन का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? तो कुतुब मीनार का अगर निर्माण प्रारंभ बोला जाए तो क्या बोले थे कि अगर प्रारंभ पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा एवं महान शासक था। ये कितना नंबर का था? तो तीसरे नंबर पे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आता है, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, तो ये 3rd नंबर पे है। तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम और दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इल्तुतमिश ने किस सिक्के को प्रचलित किया? तो टंका और जीतल को। तो टंका जो कि चांदी का सिक्का था, जीतल जो था वो तांबा का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 11, टंका क्या था? टंका क्या था? इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया चांदी का शुद्ध अरबी सिक्का। तो चांदी का जो सिक्का था उसे टंका बोला जाता था। अब जीतल क्या है? जीतल तो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का क्या था? जीतल था, और चांदी का सिक्का टंका। क्वेश्चन नंबर 13 है, चालीसा तुर्कान ये चहलगामी क्या है? चालीसा दल को क्या बोला जाता है? तुर्कान ये चहलगामी। तो ये क्या है? इल्तुतमिश के द्वारा गठित 40 तुर्क अमीरों का शक्तिशाली समूह। ये क्या था? 40 तुर्क अमीरों का एक शक्तिशाली समूह था चालीसा दल, जिसे तुर्कान ये चहलगामी भी बोला जाता है। तो इसे गठित किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसे गठित किया था। फिर बाद में बलबन ने जाकर इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश की पुत्री भी थी। तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की क्या थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी और इल्तुतमिश की पुत्री भी थी। क्वेश्चन नंबर 15, बलबन किस वंश का शासक था? तो वो गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी बोला जाता है, इलबारी वंश बोला जाता है, दास वंश भी बोला जाता है। तो गुलाम वंश के अनेक नाम हैं, जैसे कि ममलूक वंश, इलबारी वंश, दास वंश, ये सभी गुलाम वंश के ही नाम हैं। और बलबन किस वंश का था? गुलाम वंश का था। क्वेश्चन नंबर 16 है, बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो राजत्व का सिद्धांत।
बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया था? तो राजत्व का सिद्धांत। और ये राजत्व का सिद्धांत होता क्या है? तो राजत्व के सिद्धांत के तहत राजा को क्या माना जाता है? धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। क्या माना जाता है? धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 17, सिजदा क्या था? तो घुटने टेककर सुल्तान के सामने सिर झुकाकर सलाम करने की प्रथा को सिजदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिजदा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पेबोस क्या था? तो पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा। तो चूमने की जो प्रथा होती है उसे पेबोस बोला जाता है। पेबोस चूमने की प्रथा थी, और सिजदा जो था वो झुककर सलाम करने की प्रथा थी। सिर को झुकाकर क्या करना? सलाम करना, उसे सिजदा बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो मोइनुद्दीन केकुबाद था या शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 20, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति थे, लेकिन इसके अलावा उनके अनेक सेनापति रहे हैं, जैसे कि जफ़र खान, नुसरत खान, उलुग खान, ये सब प्रमुख सेनापति थे, जिसमें से मलिक काफूर जो थे वो सबसे प्रमुख थे, क्योंकि इन्होंने इनके साम्राज्य विस्तार में काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण भारत पर विजय किस सेनापति ने प्राप्त की? तो मलिक काफूर। जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर हैं, उन्हीं ने क्या किया था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी, विजय की। तो ये मलिक काफूर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलाउद्दीन की बाजार नीति क्या थी? अलाउद्दीन की जो ये बाजार नीति है, तो अलाउद्दीन की बाजार नीति क्या थी? सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम तय करना ताकि सैनिक और जनता कम खर्च में जी सकें। क्या करना? जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि अनाज हो गया और वस्त्र हो गए, जितने भी पशु हैं, घोड़े, पशु, मवेशी जितने भी हैं, तो सभी जितनी भी आवश्यक वस्तु हैं जो किसको आवश्यकता है? सैनिक लोग उसका प्रयोग करते हैं और जनता लोग उनका प्रयोग करते हैं। तो इन सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम को तय करना, निश्चित करना, तो उसे ही क्या बोला जाता है? बाजार नीति। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। तो उन्होंने अपने बाजार नीति में क्या किया था? जितने भी प्रकार के बाजार को उन्होंने 3 भागों में बांटा था, और सभी में क्या किया था? अलग अलग टाइप से थे सारे बाजार। एक अनाज बाजार कहलाता था, एक उपभोग की वस्तुएं थी जैसे कि वस्त्र हो गए और जितने भी महंगे महंगे वस्तु, और तीसरा था घोड़े और मवेशियों का बाजार था। तो ये तीनों बाजार जो थे वो सैनिक और जनता को कम खर्च में मतलब कि सामान मिल जाता था। तो उन्होंने दाम को तय कर दिया था, एक निश्चित रेट पे क्या किया जाता था? वस्तुएं को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, दीवान-ए रियासत क्या था? दीवान-ए रियासत अलाउद्दीन द्वारा स्थापित वाणिज्य मंत्रालय जो पूरी बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख करता था। तो जो ये दीवान-ए रियासत था, ये दीवान-ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय था और ये पूरी बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख करता था। क्वेश्चन नंबर 24, सहना-ए मंडी कौन था? तो सहना-ए मंडी जो था वो अनाज बाजार। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को 3 भागों में बांटा था, जिसमें से अनाज बाजार जो जिसे मंडी भी बोला जाता है, तो अनाज बाजार जिसे मंडी बोला जाता है उसका मुख्य अधीक्षक या दारोगा कौन था? सहना-ए मंडी। सहना-ए मंडी जो था अनाज बाजार का मुख्य अधीक्षक या दारोगा था, जो नियमों को लागू कराता था। क्या करता था? नियमों को लागू कराता था। क्वेश्चन नंबर 25, अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण क्यों किया? यानी कि इन्होंने मूल्य नियंत्रण जो है वो क्यों किया था? बाजार नीति के तहत सबका मूल्य निश्चित क्यों किया? तो एक बड़ी और शक्तिशाली सेना को कम वेतन में संतुष्ट रखने के लिए। यानी कि जब हम सेना को कम वेतन देंगे उसके बाद भी वो क्या रहे? संतुष्ट रहे, क्योंकि उनके उपयोग की जितनी भी वस्तुएं सब कम रेट पे मिले, यानी एक निश्चित रेट पे। तो सेना क्या रहे? कम वेतन में भी संतुष्ट रहे, और विद्रोह रोकने के लिए, और विद्रोह भी ना करें। क्वेश्चन नंबर 26, घोड़े दागने की प्रथा क्या थी? तो सेना में घोड़ों की अदला बदली रोकने के लिए उन पर शाही मोहर लगाने की प्रथा को घोड़े दागने की प्रथा बोला जाता है। तो ये घोड़े दागने की प्रथा किसने चालू किया? तो घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी? घोड़े दागने और हुलिया जांचने। तो घोड़े दागने और हुलिया जांचने की ये दोनों प्रथाएं जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। अब घोड़े दागने का मतलब तो पता चल गया कि सेना में घोड़ों की अदला बदली को रोकने के लिए उन पर शाही मोहर लगाया जाता था, उसे ही घोड़े दागने की प्रथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हुलिया जांचने की प्रथा क्या थी? हुलिया
तो हुलिया यानी कि चेहरा जांचना, हुलिया जांचना कि चेहरा कैसा है, मतलब चेहरा को जांच लेना पहले से। तो हुलिया जांचने की प्रथा क्या थी? भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रत्येक सैनिक का हुलिया यानी शारीरिक विवरण दर्ज करने की व्यवस्था थी। हुलिया जांचने की जो प्रथा थी वो क्या थी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसीलिए उसको रोकने के लिए प्रत्येक सैनिक का हुलिया पहले क्या किया जाता था? दर्ज कर लिया जाता था। तो इसी हुलिया को दर्ज करने की जो व्यवस्था है उसे ही हुलिया जांचने की प्रथा बोला जाता है। इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अलाउद्दीन की राजस्व नीति का उद्देश्य क्या था? अभी हम लोग बाजार नीति पढ़े, अभी राजस्व नीति है। तो राजस्व नीति का उद्देश्य क्या था? राजकोष को बढ़ाना। उनके राजस्व नीति का उद्देश्य था राजकोष को बढ़ाना और स्थानीय सरदारों की शक्ति को कुचलकर विद्रोह की गुंजाइश खत्म करना। जो स्थानीय सरदार थे उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनकी शक्ति को कुचलकर विद्रोह की जो गुंजाइश है उसको खत्म करना, ताकि जब उनकी ज़्यादा शक्ति बढ़ जाएगी, ये शक्ति को हम अगर रोकेंगे नहीं तो लोग विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए उनके विद्रोह की गुंजाइश को भी खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 29, खम्स क्या था? तो युद्ध में प्राप्त लूट का पांचवा भाग जो राज्य को दिया जाता था। कितवां भाग? लूट का पांचवा भाग, 1/5। तो और 4/5 जो है वो सेनाओं को दिया जाता था। तो ये जो खम्स है वो 1/5 वाला भाग है, जो कि राज्य अपने पास रखता था, यानी राजा अपने पास रखता था, राजस्व मतलब राजकोष के लिए रखता था। और जो 4/5 भाग है उन्होंने अपने लूट का जो 4/5वां भाग है वो सेनाओं में बांट देता था। क्वेश्चन नंबर 30, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 31, अलाउद्दीन ने किस मंगोल आक्रमण को रोका? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल सेनापति कुतलुक ख्वाजा के आक्रमण को रोका था। किसके आक्रमण को? तो कुतलुक ख्वाजा कौन था? मंगोल सेनापति था। तो मंगोल सेनापति कुतलुक ख्वाजा के आक्रमण को उन्होंने रोका था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 32, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक था, जो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। उसके बाद इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन किया। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जोना खान था, या जूना खान भी बोला जाता है। जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जोना खान था। क्वेश्चन नंबर 34, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन योजना क्या थी? तो साम्राज्य को केंद्र से नियंत्रित करने और मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए। तो जो साम्राज्य को केंद्र से नियंत्रित करने और मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की योजना थी। तो उनका जो राजधानी परिवर्तन योजना थी वो क्या थी? उसका उद्देश्य क्या था राजधानी परिवर्तन का? तो राजधानी परिवर्तन उन्होंने इसलिए किया था ताकि साम्राज्य को केंद्र से नियंत्रित किया जा सके और मंगोल आक्रमणों से बचा जा सके, ताकि मंगोल अगर आक्रमण करे तो डायरेक्ट वो राजधानी पर ना आक्रमण करें। इसलिए उन्होंने राजधानी दिल्ली से बदल कर क्या कर दिया? दौलताबाद स्थानांतरित करने की योजना थी उनकी। यही थी उनकी राजधानी परिवर्तन योजना। क्वेश्चन नंबर 35, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो सांकेतिक मुद्रा जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। ये सांकेतिक मुद्रा क्या था? तो क्यों चलाई थी इसे? तो चांदी की कमी के कारण पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया था? दुनिया में उस समय चांदी की कमी चल रही थी। तो चांदी की कमी के कारण वो पूरे दुनिया में पहला शासक है जिन्होंने क्या किया? तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। क्वेश्चन नंबर 36, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहर बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक जो हैं उन्होंने सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए उलुग खानी नहर जो कि यमुना से हिसार तक था, यमुना नदी से हिसार तक। तो यमुना से हिसार तक उलुग खानी नहर उन्होंने बनवाया। अब रजवाही नहर, तो रजवाही नहर कहाँ से कहाँ तक था? सतलुज से लेकर घग्गर तक। तो सतलुज से लेकर घग्गर तक जो था वो रजवाही नहर था, और उलुग खानी नहर यमुना से हिसार तक। तो दो नहर कौन कौन से प्रमुख थे उनके? तो उन्होंने कुल 5 नहर बनवाए थे, जिसमें से जो उलुग खानी नहर और रजवाही नहर है वो प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 37, दीवान-ए-खैरात क्या था? दीवान-ए-खैरात तो अनाथों, विधवाओं
और गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए फिरोज शाह द्वारा स्थापित दान विभाग था। खैरात विभाग मतलब कि ये दीवान खैरात जो था, खैरात से पता चल रहा है ये एक दान विभाग होगा। तो दान विभाग था जिसमें फिरोज शाह तुगलक क्या करता था, अनाथों को, विधवाओं को और गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए वे दान देते थे, इसलिए ये एक दान विभाग था, दीवान ये खैरात। क्वेश्चन नंबर 38, दीवान बंदगान क्या था? दीवान बंदगान जो था फिरोज शाह तुगलक द्वारा दासों यानी कि गुलामों की देखरेख और कल्याण के लिए बनाया गया विशेष विभाग था। तो ये दीवान बंदगान जो था वो दासों यानी गुलामों की देखरेख और उनके कल्याण के लिए बनाया गया एक विशेष विभाग था। इसमें कुल कितने दास थे दीवान बंदगान में? तो कुल 1,80,000 दास थे। किसमें? दीवाने बंदगान में 1,80,000 दासों का समूह था दीवाने बंदगान। क्वेश्चन नंबर 39, फिरोज शाह ने कितने अशोक स्तंभ दिल्ली लाए? तो उन्होंने 2 अशोक स्तंभ, अशोक के 2 स्तंभ को उन्होंने दिल्ली लाया था। और वो कौन कौन से स्तंभ थे? एक टोपरा था और एक मेरठ स्तंभ था। तो टोपरा अशोक स्तंभ और मेरठ अशोक स्तंभ को उन्होंने दिल्ली लाया। क्वेश्चन नंबर 40, फिरोज शाह की आत्मकथा का नाम क्या था? तो फुतुहात ये फिरोज शाही, उनके आत्मकथा का नाम था फुतुहात ये फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 41, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 42, सिकंदर लोधी की राजधानी क्या थी? आगरा। उन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को आगरा बनाया था। किसने? सिकंदर लोधी ने। कब बनाया था? और आगरा जो नगर है, आगरा नगर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने ही की और फिर आगरा को अपनी राजधानी नियुक्त किया। 1506 ईस्वी में उसने इसे राजधानी बनाया था, 1506 में। क्वेश्चन नंबर 43, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में उसने इसे राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 44, सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? तो निजाम खान था। क्या था सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम? निजाम खान। क्वेश्चन नंबर 45, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो थे वो लोधी वंश के अंतिम शासक थे और इब्राहिम लोधी जो है उन्होंने ही पानीपत का युद्ध बाबर के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम पानीपत का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो पानीपत का ये प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर जो थे वो जीत गए थे और इब्राहिम लोधी हार गया था। तो प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। क्वेश्चन नंबर 48, सिकंदर लोधी किस भाषा का संरक्षक था? तो वे फारसी भाषा के संरक्षक थे सिकंदर लोधी और वह स्वयं गुलरुखी उपनाम से, किस उपनाम से? गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखते थे। सिकंदर लोधी किस भाषा के संरक्षक थे? तो वो फारसी भाषा के संरक्षक थे और वे स्वयं गुलरुखी उपनाम से वो फारसी में कविताएं भी लिखते थे। कौन से उपनाम से? गुलरुखी उपनाम से। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूफीवाद क्या है? तो सूफीवाद जो है वो इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक विचारधारा, तो इस्लाम के भीतर क्या एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक विचारधारा होती थी। सूफीवाद जो है वो इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक विचारधारा जो बाहरी आडंबरों को छोड़कर ईश्वर से प्रेम और मानवता की सेवा पर बल देती थी। तो ये सूफीवाद जो है एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक विचारधारा था, एक कॉन्सेप्ट विचारधारा है ये, और जो क्या करती थी, जो बाहरी आडंबर हैं, बाहरी आडंबरों को छोड़कर ईश्वर से प्रेम और मानवता की सेवा पर बल देता है ये सूफीवाद। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है उसके प्रमुख संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया था? भारत में जो चिश्ती संप्रदाय उनका अधिक प्रचार प्रसार किया था, जिसके कारण इन्हें भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये अजमेर, राजस्थान के अजमेर में रहते थे और यहीं उनकी प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित है। क्या है? उनकी प्रसिद्ध दरगाह जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वो कहाँ पे स्थित है? वो अजमेर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया जो है वो भी दिल्ली में ही रहते थे। उन्हें महबूब ये इलाही भी कहा जाता था। ये निजामुद्दीन औलिया को क्या बोला जाता था? महबूब ये इलाही। निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो कौन थे और कौन? अमीर खुसरो के गुरु। तो निजामुद्दीन औलिया ही अमीर खुसरो के गुरु भी माने जाते हैं और ये कहाँ पे रहते थे? दिल्ली में। इन्हें महबूब ये इलाही भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सूफीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सूफीवाद का जो मुख्य उद्देश्य था
ईश्वर से प्रेम, यानी कि ईश्वर से प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति पाना और समाज में धार्मिक सहिष्णुता व भाईचारा बढ़ाना, यही क्या था, सूफीवाद का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? ईश्वर से प्रेम करना और ईश्वर से प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति पाना और समाज में धार्मिक सहिष्णुता व भाईचारा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 54, सिलसिला क्या है? सिलसिला तो सूफी संतों ये गुरु शिष्य, सूफीवाद में गुरु को पीर बोला जाता था और शिष्य को मुरीद। तो पीर और मुरीद, पीर मुरीद की परंपरा, जो पीर मुरीद परंपरा है ना, गुरु शिष्य परंपरा की, वह कड़ी या संप्रदाय, वह एक कड़ी होता था, एक चेन होता था, सिलसिला। तो वह कड़ी या संप्रदाय जो पैगंबर मोहम्मद से शुरू होकर आगे बढ़ती हैं। कहाँ से? एकदम पैगंबर मोहम्मद से शुरू होकर आगे बढ़ रही है पीर मुरीद की परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा। तो उसी कड़ी को क्या बोला जाता है? सिलसिला बोला जाता है। यानी कि गुरु के बाद फिर शिष्य, फिर शिष्य का भी शिष्य, इस प्रकार से जो कड़ी है, कड़ी बनता आया। जो ये कड़ी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पैगंबर मोहम्मद से स्टार्ट होकर अभी तक बढ़ती है। तो उस सिलसिला, उसी कड़ी को, उसी संप्रदाय को सिलसिला कहा जाता है। तो ये सिलसिला क्या है? सूफी संतों ये गुरु शिष्य परंपरा की वह कड़ी या संप्रदाय जो पैगंबर मोहम्मद से शुरू होकर आगे बढ़ती हैं, उसे सिलसिला कहते हैं। अब नोट, चिश्ती सिलसिला, कुल कितने सिलसिला थे? चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, कादिरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो ये 5 प्रमुख सिलसिला हैं, चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादिरी और नक्शबंदी। तो अब सबका संस्थापक पूछा जाएगा। तो संस्थापक अगर हम भारत में अगर इसका संस्थापक पूछा जाए तो चिश्ती सिलसिला का जो संस्थापक था वो था मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी के बहाउद्दीन जकारिया। तो बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी जो थे वो फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक थे। और कादिरी सिलसिला, तो कादिरी सिलसिला के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी। तो अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं वो कादिरी सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं। अब नक्शबंदी, तो नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन नक्शबंद। बहाउद्दीन नक्शबंद जो थे वो नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भक्ति आंदोलन क्या है? तो भक्ति आंदोलन के बारे में जानना है। ये भक्ति आंदोलन क्या है? तो मध्यकाल में, कब? मध्यकाल में ईश्वर की भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का प्रचार करने वाला एक व्यापक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। ये भक्ति आंदोलन क्या है? एक आंदोलन है जो कि कब हुआ था? मध्यकाल में। मध्यकाल में ईश्वर की भक्ति और प्रेम के माध्यम से, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से उसमें उसके प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का प्रचार करने वाला एक व्यापक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, भक्ति आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों को ही भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। और इसका जो दक्षिण भारत में शुरुआत है वो अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत से हुआ था। और दक्षिण भारत में इनका जो शुरुआत है वो अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। लेकिन भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं उन्हें किनको माना जाता है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक? तो शंकराचार्य को और रामानुजाचार्य को। लेकिन दक्षिण भारत से ही इनका जो शुरुआत हो गया था वो किसने किया था? अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा। तो पूछा जाए कि कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? तो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। और निर्गुण भक्ति धारा में बहुत सारा शाखा बटा हुआ था जिसमें से वो ज्ञान मार्गी शाखा के थे। तो निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा। क्वेश्चन नंबर 58, गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? तो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन से धर्म? तो सिख धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो रामचरितमानस जो था उनका प्रमुख ग्रंथ था। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जैसे कि विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब क्या है? तुलसीदास के ही ग्रंथ हैं। तो रामचरितमानस उनका प्रमुख ग्रंथ था। क्वेश्चन नंबर 61, सूरदास। तो सूरदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो सूरसागर।
सूरसागर उनका प्रमुख था, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जैसे कि सूरश्रावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। तो सूरसागर उनका प्रमुख था और उसके अलावा जो था वो सूरश्रावली और साहित्य लहरी, सूरश्रावली और साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 62, मीराबाई किसकी भक्त थी? तो श्री कृष्ण की भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 63, नामदेव किस प्रदेश के संत थे? नामदेव तो महाराष्ट्र के थे। नामदेव जो थे वो कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। और ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो ये वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे और वारकरी संप्रदाय से इनका संबंध है। अब बस इतना ही क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।